वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड स्टेट का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन को। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो वहां पर ऑलरेडी हम सरफेस टेंशन और उसकी जो एप्लीकेशंस है उन्हें कवर कर चुके हैं। होपफुली आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा। चलिए डियर, बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 कन्वीनियंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स जो हैं उन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है डियर द कैपिलरी राइज मेथड। देखिए, हमारे पास ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है अगर हमें सरफेस टेंशन को मेज़र करना है। जो प्रिंसिपल है इस मेथड का वो क्या कहता है, समझिए। कहता है कि सपोज करो आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका एक एंड आपने लिक्विड में पुट कर दिया है जो कि ग्लास को वेट करता है। ये रही हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब जिसका एक एंड हमने लिक्विड में पुट कर दिया है, और वो लिक्विड हो जो कि हमारे पास ग्लास को वेट करे। कौन सा लिक्विड ग्लास को वेट करेगा? जिसके केस में जो एडहेशन है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कोहेशन। एडहेशन मीन्स attraction between the liquid molecules and the wall of the capillary tube, और हमारे पास cohesion means intermolecular attraction between the molecules of the liquid। ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास सरफेस टेंशन का जो इनवर्ड पुल है वो लिक्विड को कैपिलरी के अंदर पुश करता है, और जो लिक्विड है वो एक लेवल तक राइज कर जाता है। यानी हमारे पास मान लीजिए जो सरफेस टेंशन का फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसने लिक्विड को पुश कर दिया है कैपिलरी ट्यूब में एक सर्टेन हाइट h तक। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर लिक्विड h हाइट तक ही क्यों राइज हुआ, कैपिलरी के बाहर क्यों नहीं चला गया? देखिए डियर, यहाँ पर अभी सिर्फ हम एक ही फोर्स को देख पा रहे हैं जो कि है सरफेस टेंशन का जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हमारे पास जो लिक्विड कॉलम है इसका वेट भी तो है डियर जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास लिक्विड उसी लेवल तक राइज होगा जहाँ पर हमारे पास जो सरफेस टेंशन का फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो बैलेंस कर दे लिक्विड के वेट को, लिक्विड कॉलम के वेट को, जो कि हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। सपोज one end of a capillary tube is put into a liquid which wets glass. Then the force of surface tension pushes the liquid into the capillary to a certain height as shown in figure A. Figure A, capillary rise method for measuring surface tension, till the force of surface tension acting upwards balances the weight of the liquid column acting downwards। अब सपोज कीजिए डियर, हमारे पास जो हाइट है जहाँ तक हमारे पास कैपिलरी में लिक्विड राइज किया है वो है h सेंटीमीटर। हाइट टू विच लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी इज इक्वल टू स्मॉल h सेंटीमीटर। जो डेंसिटी है लिक्विड की वो है स्मॉल d ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो इनर रेडियस है कैपिलरी का वो है स्मॉल r सेंटीमीटर, और जो लिक्विड हम ले रहे हैं उसकी सरफेस टेंशन है गामा डाइंस पर सेंटीमीटर, और जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो है थीटा। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कॉन्टैक्ट एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जो कर्व्ड सरफेस, जिसे हम मेनिस्कस भी बोलते हैं, फॉर्म करता है कैपिलरी के वॉल के साथ। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मान लीजिए कॉन्टैक्ट एंगल है हमारे पास थीटा। अब देखिए डियर, हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सरफेस टेंशन वो फोर्स होता है जो सरफेस के राइट एंगल पर लगता है अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। तो यानी हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे कि नहीं डियर सरफेस टेंशन का? ये गामा है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? गामा कोस थीटा। तो हमारे पास जो कंपोनेंट है सरफेस टेंशन का जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो होगा गामा कोस थीटा। अब अगर हमें जो सरफेस टेंशन का फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो सरकमफ्रेंस के अलोंग निकालना हो तो हम गामा कोस थीटा को सरकमफ्रेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कल का, क्योंकि कैपिलरी सर्कुलर है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r
गामा कोस थीटा। अब हमारे पास जो वेट है लिक्विड का जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो हमारे पास इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटी। और आपको पता है हमारे पास अगर डेंसिटी रो है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास यहाँ से आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास जो ये मास है इसको मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूँ। ग्रेविटी हमारे पास पहले ही है। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी एज इट इज। हमारे पास सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। हाइट हमने मान रखी है स्मॉल h। डेंसिटी हमारे पास क्या है, हमने मान रखी है लिक्विड की स्मॉल डी। और ग्रेविटी हमारे पास है जी, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास जो वेट है लिक्विड का वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच डी जी। तो आप इतना नोट कीजिए, देन हम इस मेथड को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे देखिए डियर, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे पास जो अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स के। अपवर्ड फोर्स हमारे पास यहाँ क्या है, सरफेस टेंशन का फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, लिक्विड कॉलम का वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हमने अपवर्ड फोर्स की वैल्यू निकाली थी 2 पाई आर गामा कोस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू अभी निकाली है पाई आर स्क्वायर एच डी जी। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से गामा कैलकुलेट करें तो एक आर तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो गामा बच जाएगा आर एच डी जी बाय 2 कोस थीटा। देखिए हमारे पास मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स के लिए जो कि ग्लास को वेट करें थीटा होता है 0, तो कोस 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो गामा को हम लिख सकते हैं आर एच डी जी बाय 2। और यही तो हमें कैलकुलेट करना था, हम मेज़र ही क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन। तो हमारे पास सिर्फ 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत है हमें मेज़र करने के लिए। वो कौन कौन से हैं, एक तो इनर रेडियस आर कैपिलरी ट्यूब का, और हाइट h जहाँ तक हमारे पास लिक्विड राइज किया है। अब अगर हमें इनर रेडियस फाइंड आउट करना हो कैपिलरी ट्यूब का तो वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। और अगर हमें वो हाइट फाइंड आउट करनी हो जहाँ तक लिक्विड राइज किया है तो उसे हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथोमीटर। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। Thus, the only 2 parameters that need to be measured are the inner radius small r of the capillary tube and the height small h to which the liquid rises. The former is measured with the help of a traveling microscope, whereas the latter is measured with the help of कैथोमीटर। क्लियर हुआ डियर आपको ये पहला मेथड, द कैपिलरी राइज मेथड। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है द स्टेलेग्मोमीटर मेथड, जिसकी हेल्प से हम सरफेस टेंशन डिटरमाइन किया करते हैं। देखिए जो ये मेथड है इसे हम 2 डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया करते हैं, जिसमें पहला है ड्रॉप वेट मेथड और सेकंड है ड्रॉप नंबर मेथड। आइए समझते हैं ड्रॉप वेट मेथड को। देखिए इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि अगर हम एक कैपिलरी को वर्टिकली पकड़ें तो उसमें से धीरे से निकलने वाली एक ड्रॉप का जो वेट है वो उसकी सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई रिपीट, ड्रॉप वेट मेथड का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम एक कैपिलरी को वर्टिकली पकड़ें तो उसमें से धीरे से निकलने वाली एक ड्रॉप का जो वेट है वो उसकी सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम 2 लिक्विड्स लें सेम कैपिलरी में और अगर जो ड्रॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रेट पर गिर रही हैं तो हमारे पास गामा 1 अपॉन गामा 2 इक्वल होगा m1 अपॉन m2 के, वेयर गामा 1 एंड m1 are the surface tension and weight of each drop of the first liquid। इसी तरीके से गामा 2 and m2 are the surface tension and weight of each drop of the second liquid respectively। अब अगर हमें किसी एक लिक्विड का दोनों में से सरफेस टेंशन
पता है तो दूसरे का सरफेस टेंशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं इस केस में सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्टैलेग्मोमीटर। यही बातें हमने यहाँ पर मेंशन की हैं। दिस मेथड is carried out in two different ways as follows. First is drop weight method. The principle of this method is that the weight of a drop falling slowly out of a capillary held vertically is directly proportional to its surface tension. Thus, for two liquids, the drops of which fall almost at the same rate out of the same capillary, gamma 1 upon gamma 2 is equal to m1 upon m2, where gamma 1 and m1 are respectively the surface tension and weight of each drop of the first liquid, and gamma 2 and m2 are the corresponding values for the second liquid. Thus, knowing the surface tension of one of the liquids, that of the other can be determined. The apparatus used for the determination of surface tension is called a स्टैलेग्मोमीटर। रिपीट करते हैं। देखिए, स्टैलेग्मोमीटर को हम टू डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया करते हैं। पहला है जिसमें ड्रॉप वेट मेथड, सेकंड है ड्रॉप नंबर मेथड। ड्रॉप वेट मेथड को हमने समझा, जिसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर हम एक कैपिलरी को वर्टिकली पकड़ें तो उसमें से धीरे से निकलने वाली एक ड्रॉप का जो वेट है वो उसकी सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम टू लिक्विड्स लें, बेसिकली एक लिक्विड हम लेंगे जिसकी सरफेस टेंशन हमें पता होगा, दूसरा लिक्विड हम वो लेंगे जिसकी सरफेस टेंशन हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हमारे पास अगर हम दो लिक्विड्स लें सेम कैपिलरी में और जो ड्रॉप्स हैं अगर वो ऑलमोस्ट सेम रेट पर फॉल कर रही हैं, गिर रही हैं, तो गामा 1 अपॉन गामा 2 इक्वल होगा m1 अपॉन m2 के। गामा 1 एंड m1 आर रिस्पेक्टिवली द सरफेस टेंशन एंड वेट ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ द फर्स्ट लिक्विड, एंड गामा 2 एंड m2 आर द सरफेस टेंशन एंड वेट ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ द सेकेंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली। अब अगर हमें एक लिक्विड का दोनों में से सरफेस टेंशन पता है तो दूसरे को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो अपैरेटस यूज़ करते हैं हम सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए इस केस में, उसे हम बोलते हैं स्टैलेग्मोमीटर। तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉप वेट मेथड में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हम अपैरेटस यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैलेग्मोमीटर। अगर आप लैब में जाएंगे तो आपको स्टैलेग्मोमीटर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका ग्रीक में जो मतलब है वो है ड्रॉप मेजरर। देखिए, हमारे पास स्टैलेग्मोमीटर में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है ग्लास ट्यूब जो कि अपर पोर्शन है, और सेकंड है एक बल्ब जो कि मिडल में है, और थर्ड है एक कैपिलरी ट्यूब जो कि लोअर पोर्शन है। और जो लोवेस्ट पॉइंट है कैपिलरी का, हमने उसे फ्लैट कर दिया है ताकि हमारे पास जो ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल फॉर्म हो और हमारे पास लिक्विड का जो फ्लो है वो स्मूथ हो सके। अब यही बातें हमने यहाँ पर मेंशन की है। द अपैरेटस used is called a stalagmometer, Greek drop measurer, and is shown in figure B. This is figure B. It consists of 3 parts: a glass tube as the upper portion, a bulb in the middle, and a capillary tube as the lower portion. The lowest point of the capillary is flattened to help formation of spherical drops and smooth flow of liquid. अब डियर हम प्रोसीजर समझते हैं इस मेथड का। द प्रोसीजर कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप समझिए, कहता है कि हम पहले स्टैलेग्मोमीटर को क्लीन करेंगे क्रोमिक एसिड के साथ, सो डैट अगर हमारे पास कोई ग्रीसी मैटर स्टैलेग्मोमीटर में चिपका हुआ है वो रिमूव हो जाए। देन हम इसे थोरोली वॉश करेंगे वाटर के साथ। The stalagmometer is first cleaned with chromic acid to remove any greasy matter sticking on it, and then thoroughly washed with water. Second step समझिए, कहता है कि हम स्टैलेग्मोमीटर को वर्टिकली क्लैंप्ड करेंगे क्लैंप स्टैंड में, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है,
और एक रबर ट्यूब को पिंच कोक के साथ अटैच कर देंगे स्टैलेग्मोमीटर के अपर पोर्शन के साथ। इट इज clamped vertically in a clamp stand and a rubber tube with a pinch cork is attached to the upper portion। थर्ड स्टेप समझिए, कहता है कि हम अपरेटस में डिस्टिल्ड वाटर को सक करेंगे और पिंच कोक की हेल्प से प्रेशर को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास अबाउट 15 to 20 ड्रॉप्स फॉर्म हो पर मिनट। Distilled water is sucked into the apparatus and then the pressure adjusted with the help of pinch cork to about 15 to 20 drops per minute। यहाँ से हमारे पास 15 to 20 drops फॉर्म हो पर मिनट। अब फोर्थ स्टेप देखिए, कहता है कि हम एक बोतल लेंगे, उसे क्लीन करेंगे और जब वो एम्प्टी है हम उसका वेट लेंगे। उसके बाद डियर हम ये करेंगे कि स्टैलेग्मोमीटर से वाटर की 10 ड्रॉप्स उस बोतल में गिराएंगे। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर अलाउड टू फॉल इनटू ए क्लीन वेइंग बॉटल which has already been weighed। when empty the weight of the weighing bottle along with the drops is taken। ये हमारे पास प्रोसीजर के 4 स्टेप्स हो गए, आप इन्हें नोट करें। देन हम देखते हैं रिमेनिंग स्टेप्स को नेक्स्ट सेगमेंट में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं प्रोसीजर के। फिफ्थ स्टेप क्या है कि अब हम अपरेटस को रिंस करेंगे एसीटोन के साथ और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। द अपरेटस इज नाउ रिंस्ड विद एसीटोन एंड देन अलाउड टू ड्राई। सिक्स्थ स्टेप क्या है, अभी हमने वाटर की बात की, अब हम एक्सपेरिमेंटल लिक्विड को सक करेंगे अपरेटस में जो है स्टैलेग्मोमीटर, और ड्रॉप्स के गिरने का जो रेट है उसे पहले की तरह एडजस्ट कर देंगे और हम क्लीन एम्प्टी बोतल को पहले लेंगे और उसे वेट करेंगे। देन हम 10 ड्रॉप्स लेंगे लिक्विड की, देन अगेन उस बोतल को वेट करेंगे। नाउ द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड इज सक्ड इनटू द स्टैलेग्मोमीटर, द रेट ऑफ फॉल ऑफ ड्रॉप्स एडजस्टेड एज बिफोर एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड टेकन इनटू द एम्प्टी वेइंग बोतल एंड द बोतल वेट। एक बार प्रोसीजर के सारे स्टेप्स को रिकैप करो फास्टली। पहला था कि हम स्टैलेग्मोमीटर को क्लीन करेंगे क्रोमिक एसिड के साथ, ताकि अगर हमारे पास कोई ग्रीसी मैटर चिपका हुआ उसके साथ वो रिमूव हो जाए। देन हम उसे थोरोली वॉश करेंगे वाटर के साथ। उसके बाद हम इसे क्लैंप्ड करेंगे वर्टिकली एक क्लैंप स्टैंड में, और एक रबर ट्यूब पिंच कोक के साथ हम अटैच कर देंगे स्टैलेग्मोमीटर के अपर पोर्शन के साथ। देन हम डिस्टिल्ड वाटर को सक करेंगे स्टैलेग्मोमीटर में और प्रेशर को एडजस्ट करेंगे पिंच कोक की हेल्प से, सो डैट हमारे पास जो रेट है ड्रॉप्स के गिरने का वो अबाउट 15 to 20 ड्रॉप्स हो पर मिनट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी बोतल लेंगे, क्लीन करेंगे, उस एम्प्टी का वेट लेंगे, देन हम उसमें 10 ड्रॉप्स लेंगे वाटर की विद द हेल्प ऑफ स्टैलेग्मोमीटर, देन हम उसे वेट करेंगे। उसी तरीके के बाद हमने देखा कि हम अपरेटस को रिंस करेंगे एसीटोन के साथ, देन हम उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम एक्सपेरिमेंटल लिक्विड को सक करेंगे, प्रीवियस से रिपीट कर रहे हैं स्टेप्स स्टैलेग्मोमीटर में। अब जो ड्रॉप्स के गिरने का रेट है उसे पहले की तरह एडजस्ट करेंगे, पहले एम्प्टी बोतल को वे करेंगे, देन हम 10 ड्रॉप्स लेंगे लिक्विड की विद द हेल्प ऑफ स्टैलेग्मोमीटर, देन हम उसे वे करेंगे। ये तो हमारे पास बात हो गई प्रोसीजर की। अब हम देखते हैं कैलकुलेशंस को। सपोज करो कि जो एम्प्टी बोतल है उसका वेट है W1 ग्राम। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो बोतल थी उसमें 10 ड्रॉप्स ली थी वाटर की, देन उसे वे किया था। देन हमारे पास जो वेट है बोतल प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर वो है W2 ग्राम। इसी तरीके से जो हमने 6th स्टेप में किया था, जो वेट है बोतल का प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वो है W3 ग्राम। अब अगर हमें वेट देखना हो वाटर की 10 ड्रॉप्स का, तो इसमें से बोतल का वेट माइनस करना पड़ेगा। बोतल का वेट कितना है W1, यानी हमारे पास W2 माइनस W1 10 ड्रॉप्स का वेट आ जाएगा वाटर के केस में। इसी तरीके से देयरफॉर वेट ऑफ 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर W2 माइनस W1 ग्राम। अगर हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड का वेट निकालना हो तो इसमें बोतल के वेट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो वेट है लिक्विड की 10 ड्रॉप्स का वो आ जाएगा, यानी W3 माइनस W1 ग्राम।
वेट ऑफ 10 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू W3 माइनस W1 ग्राम। उसके बाद अगर गामा W सरफेस टेंशन है वाटर की, देन हमारे पास जो सरफेस टेंशन है एक्सपेरिमेंटल लिक्विड की गामा L वो किसके इक्वल होगा, गामा L अपॉन गामा W इज इक्वल टू W3 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1। और हमारे पास गामा L अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा W3 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू गामा W। और यही बात हमने शुरू में की थी कि अगर हमें एक सरफेस टेंशन पता हो तो दूसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोइंग गामा W गामा L कैन बी कैलकुलेटेड। हुआ क्लियर आपको ड्रॉप वेट मेथड? तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, ड्रॉप नंबर मेथड। आइए देखते हैं क्या कहता है। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड देन टू टेक द वेट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड। कहता है कि हमारे पास लिक्विड की कुछ वॉल्यूम से फॉर्म हुई नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करना हमारे लिए इजी है एज़ कंपेयर टू कि हम लिक्विड की एक ड्रॉप का वेट लें। देयरफॉर द एक्सपेरिमेंट में बी कैरिड आउट इन एन अल्टरनेटिव मैनर एज फॉलोज। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट को अल्टरनेटिव मैनर में परफॉर्म करेंगे। आइए समझिए। सपोज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म्ड फ्रॉम VmL ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू n। मान लीजिए लिक्विड का वॉल्यूम हमने VmL लिया तो उससे जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म हो रही हैं वो है n। वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम जो है वो होगा V/n। किस तरीके से, देखिए जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म हो रही हैं लिक्विड की V वॉल्यूम से वो है n, यानी n ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो है V। तो एक ड्रॉप का कितना होगा, V/n। तो हमने वही तो लिखा है कि जो वॉल्यूम है सिंगल ड्रॉप का वो है V/n। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखिए, नाउ इफ D is the density of the liquid then mass of single drop of liquid is equal to V into D/n। कहता है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी D है तो सिंगल ड्रॉप का जो मास होगा वो V into D/n होगा। किस तरीके से वो देखो, अगर हमारे पास डेंसिटी D है तो डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें सिंगल ड्रॉप का मास निकालना है, से वो है ms, तो हमारे पास वॉल्यूम भी सिंगल ड्रॉप का होगा, से Vs। तो हमारे पास यहाँ से जो ms है वो D इंटू Vs होगा और हमारे पास सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम हमने निकाला ऊपर कितना है V/n, तो D इंटू V/n आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो डियर हमने V इंटू D/n है, तो हमारे पास यहाँ पर जो मास है सिंगल ड्रॉप का वो भी हमें समझ आ गया कि वो किस तरीके से V इंटू D/n है। क्लियर? उसके बाद देखिए, हमारे पास हमें पता है जो एक ड्रॉप है वो नीचे कब गिरेगी डियर, जब हमारे पास उस ड्रॉप का जो वेट है वो जस्ट एक्सीड कर जाए सरफेस टेंशन को। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हम कैपिलरी मेथड में भी स्टडी कर आए हैं जस्ट अभी, कि हमारे पास जो अपवर्ड फोर्स होता है वो ड्रॉप के वेट के इक्वल होता है। और अपवर्ड फोर्स हमने कितना निकाला था, 2πr गामा। और हमारे पास ड्रॉप का जो वेट है हम ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके हैं कि हमारे पास जो वेट है वो mg के इक्वल होता है। और m हमने कैलकुलेट कर लिया है V इंटू D/n और g हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारे पास देखिए 10, इफ फ्रॉम द सेम वॉल्यूम से VmL ऑफ द टू लिक्विड्स द नंबर ऑफ ड्रॉप्स formed are n1 n2 and d1 d2 are their respective densities, then कि हमारे पास टू लिक्विड्स सेम वॉल्यूम है उनका, अगर हमारे पास उनसे जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म हो रही हैं वो n1 एंड n2 हैं, n1 फर्स्ट लिक्विड से, n2 सेकंड लिक्विड से, और d1 और d2 उनकी रिस्पेक्टिव डेंसिटीज है, d1 फर्स्ट लिक्विड की, d2 सेकंड लिक्विड की। देन हमारे पास फर्स्ट लिक्विड के केस में बात करें तो यहाँ पर
2 पाई आर गामा 1 मान लो उसकी सरफेस टेंशन है, तो फर्स्ट लिक्विड के केस में आ गया 2 पाई आर गामा 1। सेकंड के केस में क्या हो जाएगा 2 पाई आर गामा 2, और हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास गामा 1 यहाँ से वॉल्यूम v सेम लिया है, डेंसिटी फर्स्ट लिक्विड की d1 है, हमने बोल दिया है n1 ड्रॉप्स हैं जो उससे फॉर्म हो रही हैं n1 इंटू जी। सेकेंड के केस में भी d2 हमने डेंसिटी बोल दी है, हमने n2 उसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स को बोल दिया है, और हमारे पास वॉल्यूम हमने सेम लिया हुआ है। तो हमारे पास आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो v इंटू डी वन इंटू जी बाई n1 इंटू n2 अपॉन v इंटू d2 इंटू जी। अब देखिए क्या क्या कट हो रहा है, v से v गया, g से g गया, क्या बच गया d1 इंटू n2, d1 इंटू n2, d2 इंटू n1, d2 इंटू n1, और हमारे पास यहाँ से हम 2 पाई आर को भी कट कर देंगे, यानी अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू n2 इंटू d1 अपॉन n1 इंटू d2। तो आप इतना नोट कीजिए, देन हम रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट में। तो चलिए लास्ट सेगमेंट में हमने ये रिलेशन डिराइव किया था गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू n2 इंटू d1 अपॉन n1 इंटू d2। आगे देखिए, हेंस नोइंग द नंबर ऑफ ड्रॉप्स n1 एंड n2 फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स, कहता है कि अगर हमें सेम वॉल्यूम के जो टू लिक्विड्स हैं उनसे जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म हो रही हैं, अगर हमें उनका पता लग जाए यानी n1 एंड n2 का, देयर डेंसिटीज़ d1 एंड d2 और उनकी डेंसिटीज़ का d1 एंड d2 एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वन ऑफ देम, दोनों लिक्विड्स में से किसी एक की सरफेस टेंशन हमें पता चल जाए, डेट ऑफ द अदर कैन बी कैलकुलेटेड, देन हम दूसरे की सरफेस टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमें गामा 1 कैलकुलेट करना है तो हमें गामा 2 n2 n1 d1 d2 पता होना चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, अब हम देखते हैं इस मेथड का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। देखिए, हम apparatus को पहले क्लीन करेंगे और उसे वर्टिकली क्लैंप कर देंगे। उसके बाद apparatus में हम पहले डिस्टिल्ड वाटर को सक करेंगे अप टू मार्क m, और हमारे पास हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास फॉर्म होंगी जब वाटर फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम m टू द मार्क n। और हमारे पास अब हम अपरेटस को रिंस करेंगे एसीटोन के साथ और उसे ड्राई करेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल लिक्विड लेंगे और उसे सक करेंगे अप टू द मार्क m, और हमारे पास जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म होंगी जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम m टू n, हम उसे काउंट करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम यूजिंग द फॉर्मूला डिराइव्ड अबव, और यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। In the procedure, the apparatus is cleaned and clamped vertically. Distilled water is first sucked into the apparatus up to mark m. The number of drops while water flows from m to the mark n is noted. The apparatus is rinsed with acetone and dried. The experimental liquid is now sucked in up to the mark m, and the number of drops formed while the liquid flows from m to n is counted. The result is then calculated using the formula derived above. तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप नंबर मेथड भी कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट करें, देन हम देखते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट को। तो चलिए अब हम थर्ड मेथड देखेंगे जो है द टेंसियोमीटर और द टॉर्शन बैलेंस मेथड। देखिए डियर, इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारे पास हमने एक लिक्विड लिया और उसके सरफेस के जस्ट बिलो एक हॉरिजॉन्टल प्लैटिनम रिंग को डिप कर दिया, तो हमें इस हॉरिजॉन्टल प्लैटिनम रिंग को बाहर निकालने के लिए जो फोर्स चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड की सरफेस टेंशन के। आई रिपीट, देखिए डियर, जो टॉर्शन बैलेंस मेथड है इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर हमने लिक्विड के सरफेस के जस्ट बिलो एक हॉरिजॉन्टल
प्लेटिनम रिंग को डिप किया हुआ है तो उसे बाहर निकालने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए वो लिक्विड की सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यही हमने यहाँ पर मेंशन किया है। द मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक आउट ए horizontal platinum ring dipping just below the surface of a liquid is directly proportional to the surface tension of the liquid. Clear dear? अब हमारे पास देखिए, जो प्लेटिनम रिंग हम यूज़ करते हैं उसका जो डायामीटर होता है वो अबाउट 4 सेंटीमीटर होता है, और जो लिक्विड है उसे हम यूजुअली वॉच ग्लास में लिया करते हैं। अब हमें जो फोर्स चाहिए उसे हम कैसे मेज़र करेंगे? पहला तरीका देखिए कि हमारे पास हम क्या करेंगे कि जो प्लेटिनम रिंग है उसे हम अटैच कर देंगे जो सेंसिटिव बैलेंस है उसकी बीम के एक एंड के साथ, और जो दूसरी साइड है उस पर वेट्स रख देंगे, या फिर हम दूसरी साइड पर यूज़ करेंगे एक स्पेशल बैलेंस जिसे हम बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस, जो कि आपके सामने है डियर। इस बैलेंस में हम क्या करेंगे कि जो प्लेटिनम रिंग है उसे अटैच कर देंगे बीम के एक एंड के साथ, और जो दूसरा एंड है उसे हम फिक्स कर देंगे एक स्ट्रेच्ड वायर के साथ, जिसे हम टॉर्शन दे सकते हैं बाय यूजिंग सुटेबल डिवाइस। टॉर्शन देना मतलब मरोड़ना डियर। अब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ टॉर्शन हमें चाहिए जो कि जस्ट सफिशिएंट हो कि हमारे पास जो रिंग है वो बाहर आ जाए, उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सर्कुलर स्केल पर, जो कि वायर के दूसरे एंड पर अटैच्ड है। क्लियर? अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी डिस्कस किया ये पहले हम परफॉर्म करेंगे वाटर के साथ, देन हम फॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के साथ जिसकी भी सरफेस टेंशन हमें मेज़र करनी है। और यही बात है डियर हमने यहाँ पर मेंशन की है। आइए एक बार देख लेते हैं। The platinum ring used is usually of about 4 cm diameter and the liquid is usually taken in a watch glass. The force required is measured either by attaching the platinum ring to one end of the beam of a sensitive balance and placing weights on the other side, or by using a special balance called torsion balance. In this balance, the platinum ring is attached to one end of the beam and the other end of the beam is fixed to a wire which can be given a torsion by suitable device. The amount of torsion just sufficient to take out the ring can be recorded on a circular scale attached to one end of the wire. The experiment is performed with water and then with experimental liquid. Clear हुआ dear? तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम इस मेथड का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए डियर, अभी हमने देखा कि जो प्रोसीजर है वो पहले हम वाटर के साथ करेंगे, देन हम एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के साथ करेंगे। मानो कि एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के केस में हमारे पास जो टॉर्शन एंगल आया है वो आया है θ1, जो कि हमने सर्कुलर स्केल से नोट किया, और हमारे पास उसकी जो सरफेस टेंशन है वो है γ1, और जो वाटर है उस केस में जो टॉर्शन एंगल आया है वो है θ2 और उसकी सरफेस टेंशन है γ2। तो हमारे पास इनमें जो रिलेशन होगा वो होगा γ1 अपॉन γ2 इज इक्वल टू θ1 अपॉन θ2। यानी अगर हमें वाटर की सरफेस टेंशन पता है तो हम एक्सपेरिमेंटल लिक्विड की कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होते हैं तीनों मेथड्स जो कि हमें स्टडी करने थे अंडर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब देखिए डियर, हमने यहाँ पर 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। पहला था द कैपिलरी राइज मेथड, सेकंड था हमारे पास द स्टेलेग्मोमीटर जिसमें फर्दर हमने 2 वेज देखे, ड्रॉप नंबर मेथड और ड्रॉप वेट मेथड, और थर्ड आपके सामने ये था जो टॉर्शन बैलेंस था। हमारे पास सिर्फ कैपिलरी राइज मेथड ही ऐसा है जिसकी हेल्प से हम सरफेस टेंशन की एब्सोल्यूट वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। जो हमारे पास अदर 2 मेथड्स हैं वहाँ पर हमारे पास एक सेकंड लिक्विड की रिक्वायरमेंट रहती है कंपैरिजन के लिए, जो कि यूजुअली हम वाटर लेते हैं। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।